अच्छा बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारी हिंदी तीसरी पाठ जो है घर, वो भी दूरवा एक किताब से, जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है हमारे स्कूल में थर्ड लैंग्वेज के रूप में। और मैं ले रही हूँ यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज वसंत का किताब भी और दूरवा किताब भी हमारे स्कूल में। तो अब शुरू करते हैं हम दूरवा एक के तीसरी पाठ, वो है घर। जो अपने घर के बारे में जानते हो उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब कोई नया शब्द हमें पढ़ने को, नया रीत, नया व्याकरण हमें पढ़ने को मिलता है। सभी लोग हंसी खुशी पढ़ो और अभ्यास करो, तो कोई किसी सब्जेक्ट में लेस मार्क्स नहीं लेगा। सिर्फ मार्क लेने के हिसाब से मत पढ़ो बच्चों, लेकिन अपना ज्ञान को वृद्धि करने के हिसाब से पढ़ो। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ। मैं तारा, आपकी टीचर। तो बच्चों, आज दूरवा एक का तीसरा पाठ में आप लोगों का स्वागत है। मैं तारा आपको हिंदी पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और इसमें तीसरा पाठ का नाम है घर। और यहाँ पे शिक्षण बिंदु में जो भी दिया गया है वो है बड़ी ऊ और ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा, उसके साथ है कुछ अक्षर भी, ग, घ, प, य और ह। तो इन अक्षरों को और बाराकड़ी की इस मात्राओं को और जो कुछ भी हमने पिछली क्लासेस में सीखा है उस अक्षर और मात्राओं को भी साथ में लेकर हम इस पाठ को पढ़ने की तैयारी करते हैं और कोशिश भी करते हैं। तो चलिए आप देखते हैं पहला शब्द कौन सा है इस पाठ में। इस पाठ में पहला शब्द है ऊन। यहाँ पे ऊ भी, ऊ और न दोनों अक्षर है, जहाँ पे ऊ खुद एक अक्षर स्वर है जो जिसे एक अक्षर से जो मात्राओं के चिन्ह से जुड़ी जाने से वो अगली अक्षर को अपना स्वर की मात्रा देता है। उस शब्द के साथ जुड़ा है न, जहाँ पे कोई मात्रा की चिन्ह नहीं दिखती, यानी कि इसका मतलब है उसके साथ है पहली आ की मात्रा, जो ऊपर एक स्लीपिंग लाइन लगाया जाता है तो वो कहलाता है एक पहली अ की मात्रा। तो यहाँ पे ऊन मीन्स इंग्लिश में हम इसे उलन भी कहते हैं। और नेक्स्ट है गाय। यहाँ पे ग के साथ है बड़ी आ की मात्रा और या के साथ पहली आ की मात्रा, यानी कि स्लीपिंग लाइन। तो पहला ऊन, दूसरा गाय। और तीसरी है तराजू। यहाँ पे त, उसके साथ र के साथ बड़ी आ की मात्रा और ज के साथ बड़ी ओ की मात्रा दी गई है। और देखो बच्चों, ज के नीचे एक थोड़ा छोटा सा बिंदु भी लगाया गया है। जब वो छोटा सा बिंदु लगाया जाता है तो हम उसे नुक्ता कहते हैं, यानी कि ज के बगैर हम उसे ज करके प्रोनाउंस करते हैं। तो ड के कुछ अक्षरों के साथ ए नुक्ता की प्रस्तुति होती है। तो अब सिर्फ इस अक्षर के बारे में हम जानते हैं, और अगर डॉट दी गई है तो उसका मतलब नुक्ता है, ये आप याद में रखिएगा। तो तराजू यानी कि बैलेंस, ये फिजिकल बैलेंस है जो वेजिटेबल्स को बैलेंस करते वक्त हम जब जाते हैं सब्जियों को खरीदने मार्केट में, वहाँ पे लोग यानी कि जो सेलर होता है, वेजिटेबल सेलर, वेंडर, वो अपने हाथ में ये रखता है, क्योंकि एक तरह वेट लगाने के लिए और दूसरी तरह अपनी सब्जियों को लगाकर उसे तोल कर देने के लिए इसे तराजू कहते हैं। और आखिर पाठ के नाम पर हम आ ही गए। देखो घर है यहाँ पे, तो घ और र के साथ जब मिलने से होता है घर। हम सभी अपने अपने घर में रहते हैं। क्यों रहते हैं? बारिश से बचने के लिए, अपनों के साथ रहने के लिए, ठंड से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, हमें जो चाहे चीज़ उस घर में रखने के लिए, और अपना खाना हम पकाने, हवा के जो झोंका होते हैं उससे बचकर, हमारी चूल्हा जलाकर हमारी मनपसंद खाने की चीज़ बनाकर खाने के लिए हम घर में रहते हैं। तो इसीलिए इस घर हमें कितना सारा ऐशो आराम देती है।
यहीं पे हम रहते हैं। इसे शेल्टर भी कहा जाता है इंग्लिश में, क्योंकि शेल्टर यानी कि हमारे लिए एक सेफ्टी प्लेस होता है। तो घर के बाद क्या है, नेक्स्ट अक्षर यानी कि नेक्स्ट शब्द क्या है, पान यानी कि बिटल, जो हम अरेकेनट के साथ यानी कि पान के पत्ते को खाते हैं हम। तांबूला हम कन्नड़ा में कहते हैं कि इस पत्ते को जब हम देते हैं, हम इसे बांटते हैं किसी को फेस्टिवल्स में देने के लिए, हम हिंदुओं में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। पान का पत्ता भगवान के लिए अलंकार करने के लिए भी हम उपयोग करते हैं। हनुमान का अलंकार करते हैं इनके पान की पत्तों से, और इसे चूने के साथ इसे खाने से, चूना और अरेकेनट यानी कि जो सुपारी जो होता है इसके साथ चूना और सुपारी और जो चीनी ये सब मिलाकर खाने से हमारी जीभ जो होती है लाल लाल रंग का होता है, हमारा लिप्स भी लाल रंग का हो जाता है। तो वो है यहाँ पे पान। और नेक्स्ट है हल। हल का मतलब है प्लो, जो हमारे फार्मर्स यूज़ करते हैं फील्ड्स को प्लो करने के लिए। अगले है जो कुछ भी हमने अभी अक्षर बिंदु में पढ़ा, उस अक्षर और बाराखड़ी की मात्रा का उपयोग करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऊन, गमला, तराजू, पान, हल, घर, किताब। ग, पा, ह, जू, घ। आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ पे तीसरी मेन में है सुनो और पढ़ो। इसे पढ़ते हैं एक एक कॉलम, यानी कि ऊपर से जब हम नीचे पढ़ते हैं उसे इंग्लिश में कॉलम वाइज कहा जाता है। अगर हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड यानी कि बाएं ओर से दाहिने की तरफ अगर हम पढ़ते हैं तो उसे रो वाइज कहा जाता है। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन वाइज जब हम पढ़ते हैं तो वो होता है रो वाइज, और वर्टिकल लाइन की तरह हम पढ़ेंगे तो वो होगा कॉलम वाइज। सो मैं अभी यहाँ पे कॉलम वाइज पढ़ती हूँ, तो आप भी अपना किताब देखते जाओ और पढ़ने की कोशिश करो। ऊन, जून, जूता, गीता, घड़ा, घड़ी, टाउन, टाई, गगन, गमला, तबला, महीना, गायक, नायक, पालक, पालकी, पहला, दूसरा, तीसरा, तस्वीर। तो हमने इस सारे शब्दों को पढ़ लिया जिसमें है अ, आ, ई और उ की मात्राएं। तो उ की मात्रा तक हमने यहाँ पे शब्दों को हर लेसन में हम पढ़ रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे हमने पढ़ लिया। तो आगे आता है जो अक्षरों को आपको लिखना है। यहाँ पे जो शिक्षण बिंदु में अक्षर दिए गए थे उसी अक्षरों को फिर एक बार दिया गया है, लेकिन इसे आपको अभ्यास करने के लिए है, जो आप अपने किताब में ऐसे ही लाइन या बॉक्सेस बनाकर 5-5 बार लिखकर अभ्यास कर सकते हो। तो यहाँ पे जो अक्षर है वो है उ, ग, घ, प, य, ह। तो ये शब्द ये अक्षर थे यहाँ पे हमने पढ़ लिया। देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारे किताब में मौखिक पाठ, यानी कि यहाँ पे रेखा को खींचकर क्या क्या वस्तु है उसके नाम पर मिलाना पड़ेगा। ये है मिलाने की काम। तो पहली है पालकी, तो जो स्थित है हमने हमारे अक्षरों के कॉलम में फोर्थ शब्द जो है वो है राइट साइड की पालकी।
तो हमें यहाँ पे मिलावट करना है शब्दों से और उसके रिलेटेड चित्रों से, यानी कि जो संबंधित चित्रों से यहाँ पे रिलेशन करना है। पहला है कबूतर, पपीता, तालाब, पालकी, महल, तराजू और मटका। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए चित्र में लेफ्ट साइड यानी कि बाएं की तरफ है हमारी पपीता, हमारी कबूतर, और दाहिने की तरफ है हमारी पपीता। पपीता यानी कि पपाया फ्रूट और कबूतर यानी कि हमारी पिजन बर्ड। और ऊपर थोड़ा ऊपर जाते हैं तो राइट साइड में मिलती है महल और लेफ्ट साइड में हमारा बैलेंस, वो है तराजू। और थोड़ा ऊपर जाते ही हमें मिलती है पालकी और लेफ्ट साइड ऊपर में है तालाब। तो इन शब्दों को आपको मिलाना पड़ेगा। जब आप इसे पूरा कर दोगे तो हम नेक्स्ट आएंगे, यानी कि मौखिक पार्ट जो संबंधित है अपनी ग्रामर यानी कि व्याकरण के साथ। तो व्याकरण में हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पे पढ़ते हैं कुछ प्रश्न करने की विधि और उत्तर देने की विधि, और ये क्या है, सही है या गलत है, और वो दूर है या पास है, ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रश्न का मतलब होता है क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ये सब शब्दों को हम प्रश्न के रूप में उपयोग करते हैं। और यह, वह, इन शब्दों को हम दूर और पास जो स्थित शब्द या वस्तु या चीज़ या व्यक्ति, इन सब को दिखाने के लिए और उनके बारे में बताने के लिए उपयोग करते हैं। और हाँ और नहीं, इन दोनों शब्दों को सही या गलत या उसके एक वाक्य या शब्द के बारे में अपनी राय जब देनी होती है, तो उस राय के बारे में जब हम राय देते हैं तो तब हम हाँ या नहीं का शब्द उपयोग करते हैं। और इसे सही या गलत जो जहाँ होता है, ट्रू और फॉल्स आपने सुना है, जब हम वैसे उत्तर देने होते हैं तो हम हाँ या नहीं में उत्तर दे सकते हैं। तो देखते हैं इन शब्दों का कैसे उपयोग किया गया है इस व्याकरण पाठ की भाग में जो इस पाठ से जुड़ी है। तो पहले देखते हैं जी हाँ और जी नहीं का शब्द। तो यहाँ पे पहले वाक्य है, क्या यह किताब है, यानी कि यहाँ पे प्रश्न किया गया है, इसलिए एंड में आती है प्रश्न का चिन्ह। जी हाँ यह किताब है, तो किताब वो है, इसलिए वो मान रहे हैं कि वो किताब है। और उसके साथ फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम के रूप में एक स्टैंडिंग लाइन का यूज किया जा रहा है, वो जो होता है हमेशा हिंदी लिखावट में पूर्ण विराम का चिन्ह एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन होता है। और फिर से पूछा गया है क्या यह किताब है, किसी और चीज को दिखाकर यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या यह किताब है। तो उत्तर ऐसा दी जा रही है और कहा जाता है जी नहीं यह किताब नहीं है। या अगर हम कलम को दिखाकर किताब कहेंगे तो हम मान नहीं सकते, वो कलम कलम ही होती है और किताब किताब ही होती है। तो यहाँ पे देखिए कलम के बारे में भी दिया गया है, क्या यह कलम है, तो विद्यार्थी भी यहाँ पे आप पी से दोहरा सकते हो, यानी कि यू कैन रिपीट। हाँ यह कलम है, तो जब कलम को दिखाकर कलम बोले तो हम मान ही सकते हैं कि वो कलम है। तो जब हम मानते हैं और वो सही है तो हाँ शब्द का उपयोग कर सकते हैं। हाँ यह कलम है, और यहाँ पे विद्यार्थी भी दोहरा रहे हैं हाँ यह कलम है। नहीं यह कलम नहीं है, जब कलम के बगैर कोई और चीज़ दिखाई जाए, जैसे किताब हो या पेंसिल हो या कोई शार्पनर हो, एरेजर हो, कुछ अलग सी चीज़ जब दिखाई जाए और आपको कहे कि ये कलम है, तो हम नहीं मान सकते। तो तब हम कैसे उत्तर देते हैं ऐसे, नहीं यह कलम नहीं है। तो विद्यार्थी भी यहाँ पे ऐसे ही उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ अलग सी चीज़ दिखाई गई है और उसे कलम कहा जा रहा है। कैसे मान सकते हैं हम गलत चीज़ को सही चीज़ कह के? नहीं मान सकते। जो नहीं होता उसका नहीं कहना ही उचित है।
हाँ और नहीं का उपयोग आपने यहाँ पे देखा। और अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर के रूप में अभी तक तो हम देखे हैं, तो अब उसी का कुछ और एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण भी देख लेंगे। तो यहाँ पे है, पूछा जा रहा है क्या यह कॉपी है। तो कॉपी का मतलब जो होमवर्क बुक होता है या देखकर लिखने की किताब होती है उसे कॉपी कहा जाता है। यहाँ सिर्फ यहाँ पे नहीं, हमें कॉपी बुक स्टॉल्स में भी मिल जाती है, जिसमें हम एक एक किताब रख के रोज़ एक एक पेज पढ़ के और लिख के अपना अभ्यास कर सकते हैं। जिसमें अक्षर का सेपरेट किताब अलग सी किताब होती है, 12 कड़ी की अलग सी किताब होती है, शब्दों की अलग होती है और वाक्यों की अलग होती है। जो कोई आपको मुश्किल लगे उसकी किताब आप परचेज़ करके शॉप से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो कोई आपको अच्छा लगे और प्रैक्टिस अभ्यास करने की इच्छा हो तो आपके दुकान से उस किताब को लाकर अभ्यास कर सकते हैं लिखने की और बोलने की। हल का चित्र दिखाते हुए क्या यह तराजू है। यहाँ पे तो हल का चित्र दिया गया है। तो अगर वो पूछ रहे हैं कि अध्यापक जी अगर पूछ रहे हैं कि क्या यह तराजू है, क्या हम मान सकते हैं? यहाँ पे तराजू नहीं है बल्कि यहाँ पे तो हल है। तो हम क्या उत्तर देंगे? जी नहीं, यह हल है, क्योंकि ये तराजू नहीं है बल्कि ये तो हल है। इसीलिए हम मानते भी नहीं है कि गलत चीज़ को गलत नाम से पुकारा जाए। अगर आपका नाम कोई शोभा हो और कोई आपको पुकार रहा हो कह के कि आपका नाम कुछ नारियल या गेंदे फूल करके आपका नाम पुकारा जाए, गलत सी नाम पुकारा जाए, तो क्या आप मानते हो? आपका नाम माना जा सकता है आपसे? नहीं ना। इसी तरह कोई चीज़ अगर उसका नाम गलत बता दिया जाए तो गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए और उसकी जो भी सही होती है, सही चीज़ का सही शब्द का उपयोग करके उसकी प्रस्तुति देनी चाहिए। तो ये जी नहीं, यह हल है, क्योंकि वो तराजू नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं, हम वो कहते हैं कि जो चीज़ वहाँ पे है उसी का नाम हम बताएं, तो उसका नाम होता है यहाँ पे हल। तो जो चीज़ दिखाई गई है वो है हल, तो हम कहेंगे जी नहीं, यह हल है। तो आगे जाते हैं, ऐसे ही कुछ प्रश्न है। जी नहीं, यह तराजू नहीं, यह हल है। देखिए यहाँ पे उत्तर भी दी गई है। और घड़ी को दिखाते हुए अगर घड़ी है कहते, हाँ वो है, क्योंकि घड़ी को घड़ी ही कहना चाहिए। कोई छड़ी कह सकता है घड़ी को? नहीं ना। इसीलिए जब एक सही चीज़ को दिखाकर उसका सही नाम बताया जाए तो हम यहाँ पे जी हाँ शब्दों का उपयोग करेंगे। जी हाँ, वह घड़ी है। यहाँ पे तो घड़ी दिखाई गई है और घड़ी ही पूछी गई है, तो हम उसका उत्तर जी हाँ यह घड़ी है इस वाक्य से सहमति कहेंगे अपना। और नेक्स्ट आती है, क्या यह दरवाज़ा है। यहाँ पे दीवार को दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं दरवाज़ा है। अगर दीवार होती है और दरवाज़ा, दीवार का मतलब है वॉल और दरवाज़ा का मतलब है डोर। तो अगर वॉल को दिखाकर आपको ये डोर है कहा जाए, हम मान नहीं सकते क्योंकि वो गलत है। तो इसलिए जी नहीं, वह दरवाज़ा नहीं है, वह दीवार है। और यहाँ पे दवात दिखाते हुए, क्या यह दवात है। तो अगर सही चीज़ को दिखाकर उसका सही नाम बताया जाए तो हमें जी हाँ शब्द का उपयोग करनी चाहिए। और उसके आगे है, एक घड़ी का चित्र दी गई है। आपको क्या करना है, जो कुछ भी आपको शब्द बनाना आते हो अब तक इस पार्ट में आप जो कुछ भी पढ़े हो उसे इस ब्लैंक्स लाइंस में फिलअप करना है। उन्होंने 2 कर दिखाया है, यानी कि गाना, तालाब, यानी कि जो भी आपको
ए या ऊ की मात्रा, जो कुछ भी आपने सीखा है उस शब्द मात्राओं को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। गाना, और यहाँ पे गाय, पान, ऊन, ये शब्द, इन शब्दों को आप यहाँ पे लिख सकते हो। और जो शब्द आप बना सकते हो उन शब्दों का भी आप यहाँ पे, शब्दों को भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये थी आपकी तीसरी पार्ट, घर। जो घर में जो कुछ भी सामान मिलता है उसका नाम भी लिखने की कोशिश करो, उसमें कौन सी मात्रा आती है, उसे किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, ये सब कुछ आप लोग प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास। जब आप अभ्यास करोगे तभी आपको बिना दिक्कत के, यानी कि विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज, आप उसे पढ़ भी सकते हो और समझ भी सकते हो। तो यहाँ पे हम तीसरी पार्ट को पूरा करते हैं और फिर मिलते हैं अगली पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।